हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MHI 108 के क्वेश्चन आंसर के ऊपर। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि 10 जून से आपके एग्ज़ाम है और ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे और अच्छे नंबर दिलाएंगे गारंटी के साथ, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है ना, सारी बुक के पीछे के क्वेश्चन है। और मैंने इसके साथ साथ ओल्ड क्वेश्चन पेपर का रिव्यू किया है, जिसमें से जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना गाइस, सारे बुक के पीछे के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगी, आप इस क्वेश्चन को करके जाना, इन सभी क्वेश्चन को, और देखना फिर आप एग्जाम में क्या धमाल मचाते हो। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पर्यावरण इतिहास लेखन और उस समय की पर्यावरणीयवादिता के बीच निकट संबंध पर चर्चा कीजिए। क्या पूछ रहा है इसमें आपसे कि जो पर्यावरण इतिहास है, ठीक है, और उस समय की जो आपकी पर्यावरणीयवादिता है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। पर्यावरणीयवादिता का अर्थ क्या है भाई? ये एक विचारधारा है, ठीक है, एक दृष्टिकोण है। सिंपल से इतना समझो कि ये दृष्टिकोण आपका पर्यावरणीय इतिहास पर क्या प्रभाव डालती है, कैसे ये एक दूसरे से संबंधित है। अगर ये दृष्टिकोण ना होता तो क्या होता। तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि जो पर्यावरणीय इतिहास है वो क्या है। ये एक ऐसा अध्ययन है जिसके अंदर क्या किया जाता है, मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध है ना, उनको पढ़ा जाता है, उनको समझा जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। सिंपल से आपका पर्यावरण इतिहास लेखन एक ऐसा अध्ययन है जिसके अंदर हम मानव और प्रकृति के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ प्रकृति से प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं या पर्यावरणीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं, नहीं। इसमें साथ साथ हम क्या करते हैं, क्या बताते हैं इसमें कि जो मनुष्य है उसकी प्रकृति के प्रति क्या सोच, क्या दृष्टिकोण था, ठीक है। जो मानव है उसका प्रकृति के प्रति, ठीक है, क्या सोच और क्या दृष्टिकोण था, ठीक है। आगे देखते हैं हम। इसी सोच को पर्यावरणीयवादिता कहा जाता है। सिंपल है, मानव प्लस सोच किसके प्रति? प्रकृति के प्रति। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पर्यावरणीयवादिता। मानव की जो सोच है किसके प्रति? प्रकृति के प्रति, इसी को हम बोलते हैं पर्यावरणीयवादिता। सरल शब्दों में यह वह विचारधारा है जो निर्धारित करती है कि मनुष्य प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करे। क्या बोल रहे हैं? अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें क्या होता है, मानव प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करता है। मानव उनका संरक्षण करता है या उनका दोहन करता है या उनका उपयोग करता है या अपने फायदे के लिए उपयोग करता है, ठीक है। सिंपल है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि पर्यावरण इतिहास लेखन और पर्यावरणीयवादिता के बीच क्या है, गहरा संबंध है, क्योंकि इतिहास उसी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है जो उस समय समाज में प्रचलित है। क्या बोल रहे हैं? इतिहास उसी दृष्टिकोण को बताता है, उसी दृष्टिकोण को दिखाता है जो उस समय के समाज में प्रचलित था। अब देखिए निकट क्यों है, इसके कुछ कारण है। फर्स्ट है, पर्यावरणवादिता इतिहास के विषयों को प्रभावित करता है। पर्यावरणवादिता का मतलब आप समझ गए। यहाँ पर सिंपल सा है आपका दृष्टिकोण। कैसा दृष्टिकोण? दृष्टिकोण है ये, कैसा दृष्टिकोण है? जिसमें मानव क्या करता है, प्रकृति के प्रति उसकी क्या सोच है, इसको बताता है, ठीक है। अब देखो, किसी भी युग में लोग प्रकृति को कैसे देखते हैं, उसी के अनुसार इतिहास के अंदर किन विषयों को महत्व दिया जाता है, ये निर्धारित होता है। अब एग्जाम्पल, अगर हम पुराने समय की बात करें तो क्या होता था, वहाँ पर नदियों, पहाड़ों और वृक्षों को क्या माना जाता था? पवित्र माना जाता था, ठीक है। इसलिए उस समय के साहित्य को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या दिखाते हैं? प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाते, सम्मान दिखाते और उनके अंदर संरक्षण की भावना दिखाता है। लेकिन अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो इसमें क्या होता है, पर्यावरणीय संकट को पढ़ते हैं हम इतिहास में, और ये देखते हैं कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, सतत विकास जैसे विषयों को अधिक महत्व कैसे दिया जाए, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि पर्यावरणीयवादिता इतिहास के विषयों को प्रभावित करती है, ठीक है। तो एक संबंध यहाँ पर ये हो गया, इसका बहुत इजी था। दूसरा देखते हैं हम। संसाधनों के उपयोग की सोच इतिहास लेखन को दिशा देती है। संसाधनों के उपयोग की सोच इतिहास लेखन को दिशा देती है। कैसे? यदि किसी समय में प्राकृतिक संसाधनों को केवल आर्थिक लाभ के रूप में देखा जाता तो इतिहास में उनके दोहन का वर्णन प्रमुख होता। अगर हम
प्राकृतिक संसाधन जो है उनको किस रूप में देखें, सिर्फ आर्थिक लाभ के रूप में देखें, तो उस समय के इतिहास में हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे कि लोगों ने प्रकृति का बहुत ज़्यादा दोहन किया। ठीक है, जैसे औपनिवेशिक काल में अंग्रेज़ों ने भारतीय जंगलों को रेलवे, जहाज निर्माण और उद्योग के लिए क्या किया, उपयोग किया। उस समय इसे विकास के रूप में उचित माना गया और इतिहास में भी उसी रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब देखें, परंतु वर्तमान समय में हम उसी घटना को पर्यावरणीय क्षति के रूप में देखते हैं, जो यह दर्शाता है कि सोच बदलने पर इतिहास की व्याख्या भी बदल जाती है। अब देखो, आप जो पर्यावरणीय वादिता है वो क्या है, वो एक प्रकार की सोच ही तो है। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो क्या होता था, आर्थिक लाभ कमाने के लिए जंगलों को काट दिया जाता था, रेलवे, जहाज निर्माण और उद्योगों के लिए उसका उपयोग किया जाता था। और तब के समय में क्या माना जाता था, तब की सोच क्या थी, तब की सोच ये थी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे विकास होगा। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को आज के समय में देखें तो क्या होगा, हम क्या सोचते हैं कि भाई इससे तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर सेकंड पॉइंट हो गया आपका, संसाधनों के रूप में संसाधनों के उपयोग की सोच इतिहास लेखन को दिशा देती है। इतिहास लेखन को दिशा देती है मतलब संसाधनों को हम कैसे उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, संसाधनों को हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, ये इतिहास लेखन को दिशा देती है। मतलब कि इतिहास में जो लिखा जाएगा, ठीक है, इतिहास में हम जो लिखते हैं वो किस पर निर्भर होता है कि संसाधनों का हम किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम इसका, विकास की अवधारणा और इतिहास लेखन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हर युग में विकास की परिभाषा अलग होती है, सिंपल है। ठीक है, और वही इतिहास लेखन को प्रभावित करती है। औद्योगिक क्रांति के समय विकास का अर्थ अधिक उत्पादन और उद्योगों की वृद्धि था। देखो, औद्योगिक क्रांति का जब समय था उस टाइम पे विकास का क्या मतलब था, विकास से हम क्या समझते थे कि अधिक उत्पादन हो, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो और उद्योगों की वृद्धि हो। इसलिए उस समय प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान को नज़रअंदाज कर दिया गया। ठीक है, लेकिन आज के समय में अगर हम विकास की बात करें तो क्या है, पर्यावरण संरक्षण के साथ जुड़ गया है। इसलिए अब इतिहास में औद्योगिकरण के नकारात्मक प्रभावों को भी शामिल किया गया है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय सिर्फ हमारे एक ही चीज़ को हम लेकर चल रहे थे। क्या चीज़ को लेकर चल रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे किया जाए। ठीक है, और उसमें वृद्धि कैसे की जाए। ठीक है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, विकास की अवधारणा और इतिहास लेखन। मतलब कि विकास की अवधारणा, विकास की जो समझ है, ठीक है, अलग अलग टाइम में अलग अलग हो गई। इसने क्या करा, इसने इतिहास लेखन को प्रभावित करा। पुराने टाइम पे इतिहास लेखन को अगर आप पढ़ोगे, उठाकर देखोगे तो अलग है, आज के समय में अलग है। तो क्या हो रहा है, ये एक दोनों दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, या कह लो संबंध है इन दोनों का एक दूसरे के साथ। ठीक है, फिर आपका जाता है सामाजिक सोच और पर्यावरणीय वादिता। समाज की सामूहिक सोच ये निर्धारित करती है कि प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा और वही इतिहास में परिलक्षित होता है। समाज में जो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनकी सोच ये क्या निर्धारित करती है कि प्रकृति के साथ हम कैसे व्यवहार करें और वही इतिहास में परिलक्षित होगा। जैसा हम प्रकृति के साथ व्यवहार करेंगे वही इतिहास में लिखा जाएगा, सिंपल है। ठीक है, उदाहरण के लिए आदिवासी समाज प्रकृति को अपनी जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं क्योंकि सब कुछ उनके लिए वही है। ठीक है, इसलिए उनके जीवन और इतिहास में पर्यावरण संरक्षण की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। अब हमें वही कैसे पता, हमें कैसे पता कि आदिवासी लोग भाई ये मानते हैं, क्योंकि उस समय ये हुआ होगा ना, उस समय की सोच ये होगी ना, इसलिए तो। इसके विपरीत आधुनिक शहरी समाज में उपभोगवादी, अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम पे क्या होता है, प्रकृति का बहुत ज़्यादा दोहन होता है, उपभोग किया जाता है अपनी आर्थिक लाभ के लिए। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरणीय समस्या देखने को मिल रही है। राजनीतिक नीतियाँ और पर्यावरणीय वादिता। देखो, सरकार और शासन की नीतियां भी उस समय की पर्यावरणीय सोच को दर्शाती है, इतिहास लेखन को प्रभावित करती है। कैसे, औपनिवेशिक शासन ने वन कानून बनाकर जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और इसे वैध ठहराया। जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने क्या करा, उन्होंने वन कानून नियम बनाया। ठीक है, और जंगलों पर क्या कर लिया, इससे अपना नियम स्थापित कर लिया और उसको बोला कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। वर्तमान समय में सरकार
क्या करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बना रही है, जैसे वनों का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पर्यावरणवादिता में परिवर्तन आया है, मतलब सोच में परिवर्तन आया है, किसको लेकर, पर्यावरण को लेकर। ठीक है, फिर अगला आ जाएगा आपका इतिहासकारों का दृष्टिकोण। इतिहासकार जिस समय इतिहास लिखते हैं वे उस समय की समस्याओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनकी विचारधारा उससे प्रभावित होती है। पहले के इतिहासकारों ने मुख्य रूप से राजनीतिक और सैन्य घटनाओं पर ध्यान दिया, जबकि पर्यावरण को महत्व नहीं दिया। पहले के जो इतिहासकार होते थे वो क्या लिखते थे, राजनीतिक और सैन्य घटना, ये हुई, ये हुई। ठीक है, लेकिन आज के इतिहासकार क्या है, पर्यावरण में जो संकट उत्पन्न हो रहे हैं उनके बारे में भी लिख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका पर्यावरण संकट और नई वादिता का विकास, मतलब आज की सोच। ठीक है, आधुनिक समय में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और वैध विविधता की हानि जैसी समस्याओं के कारण पर्यावरण के प्रति नई सोच विकास हुई है। इस नई पर्यावरणवादिता के कारण इतिहासकार अब अतीत की घटनाओं को पर्यावरणीय दृष्टि से पुनः व्याख्यात कर रहे हैं, जैसे औद्योगिक विकास के प्रभाव और वनों के दोहन के परिणाम। ठीक है, निष्कर्ष आप देख लो। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि पर्यावरणीय इतिहास मतलब पर्यावरण से संबंधित जो इतिहास लिखा जाता है, और उस समय की पर्यावरणवादिता मतलब क्या कि दृष्टिकोण, उस समय का दृष्टिकोण, दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। पर्यावरणवादिता ये निर्धारित करती है कि समाज प्रकृति को कैसे देखता है, और इतिहास लेखन उसी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, क्या बताती है पर्यावरणवादिता कि समाज जो है वो प्रकृति को कैसे देखता है, और इतिहास क्या करता है, जैसे जैसे समाज ने प्रकृति को देखा, जैसे जैसे उसका उपयोग किया, जैसे जैसे उसका संरक्षण किया, ठीक वैसे वैसे इतिहास लेखन में वो चीज़ लिख कर आ जाती है। इतिहास को सही रूप से समझने के लिए उस समय के पर्यावरणीय विचारधारा को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो आपका ये क्वेश्चन यहीं तक था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रख लेना आप, 7 पॉइंट्स से 6 नंबर मिल जाएंगे अगर आप बिल्कुल ऐसे ही लिखते हो तो। थैंक यू।